So hi everyone, this is Saurabh Thakur and today we will talk about Frankfurt School. Frankfurt School was associated with Marxism, आप कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले this was associated with the Goethe University. Goethe University, Goethe. Goethe was a German writer, ठीक है, फिलोसफर आप समझ सकते हो। तो इसके नाम पे जो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी है, वहां पर एक जो रिसर्च होती थी सोशल साइंस के बारे में, सोशल रिलेशन की जो रिसर्च थी, उससे रिलेटेड जो कुछ लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ एकेडमिशियंस थे, जिन्होंने सोसाइटी की बात की, सोशल रिलेशंस की बात की। वो लोग क्या थे, ये 1930s की बात है, 1930s। कुछ लोग थे जो बहुत दुखी थे, किससे? सोशियो इकोनॉमिक जो उस टाइम सिस्टम था, ठीक है, कैपिटलिज्म है या फिर फासिज्म है, वो सारी चीजें, उन सब चीजों से जो लोग दुखी थे, उन्होंने ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में, नॉट इसके बारे में, बट वो लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल में आते हैं। जो फ्रैंकफर्ट है वो एक जगह है जर्मनी में, ठीक है। तो आप नोटिस करना कि फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो ज्यादातर लोग होंगे वो जर्मन ही होंगे, ठीक है। मैं शायद सारे जर्मन है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके उनकी बात करेंगे, उनके वर्क्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्क से साथ साथ उनकी कुछ टर्म्स होगी वो भी मैं समझाऊंगा। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में है और इस यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जो थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इस सोशियो इकोनॉमिक जो चीजें हैं, सोशल रिलेशंस है, उन सब चीजों की बात की। आप ये कह सकते हो कि ये एक हिसाब से एक प्रकार के मार्क्सिस्ट थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की मार्क्सिज्म में, बहुत सारी इन्होंने अलग बातें भी की, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते और बात करते सीधा हमारे पहले इंसान की। सबसे प्रोमिनेंट फिगर है थियोडोर अडोर्नो। थियोडोर अडोर्नो ये सबसे प्रोमिनेंट फिगर था फ्रैंकफर्ट स्कूल में, ठीक है। ये भी जर्मन है। अब इसके मैं आपको सबसे पहले एक टर्म बताता हूं, कल्चर इंडस्ट्री। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइटर्स, उनके वर्क्स और उनके कंसेप्ट्स, ठीक है। कल्चर इंडस्ट्री की मैं सबसे पहले बात करूंगा। अब ये कल्चर इंडस्ट्री आया कहां से? एक वर्क था इसका, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है जी। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट कब आया? 1947, ठीक है। 1947 में ये बुक आई। अब ये किसके साथ लिखकर, कोलैबोरेशन में किसके साथ लिखी थी? मैक्स हॉर्खहाइमर, MAX हॉर्खहाइमर, HORKHEIMER। मैक्स हॉर्खहाइमर इसका दोस्त था, क्लासमेट आप समझ सकते हो। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि 1947 में पब्लिश हुई। उसमें एक चैप्टर था कल्चर इंडस्ट्री के नाम से। अब ये कल्चर इंडस्ट्री की क्या बात करते हैं? कंसेप्ट आपको जब भी आएगा तो आपने याद रखना, थियोडोर अडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर का ये कंसेप्ट है। तो ये क्या कहता है कि जो पॉपुलर कल्चर है, मैंने कल्चर स्टडीज की जो मेरी सीरीज है 7-8 लेक्चर्स की, उसमें मैंने पॉपुलर कल्चर की बात की। तो ये कहता है कि जो पॉपुलर कल्चर है, पॉपुलर कल्चर एक पार्ट है कल्चर इंडस्ट्री का। पॉपुलर कल्चर की वजह से कल्चर इंडस्ट्री निकल के आ रही है। वो कल्चर इंडस्ट्री क्या है? वो है आपका जो मास मीडिया है, या फिर पॉपुलर कल्चर जो है वो भी एक पार्ट है कल्चर इंडस्ट्री का, जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? तरह तरह के आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स है, ठीक है, आपकी मूवीज है, आपकी मैगजीन्स है, ऐसी चीजें जो कि मीडिया प्रोड्यूस करता है। एक इंडस्ट्री है, एक हिसाब से फैक्ट्री है जहां पे ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। उन सारी चीजों को प्रोड्यूस करता है और लोगों के दिमाग में डालता है और उनको और ज्यादा पैसिव बना देता है वो, ठीक है। लोग मजा लेते हैं कि हाँ, टीवी से हमें मजा मिल रहा है, सीरियल से हमें मजा मिल रहा है, मूवी से हमें मजा मिल रहा है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। हमारे अंदर हमारी साइकोलॉजिकल जो नीड्स है उसको क्रिएट किया जाता है। जब हम कोई ऐड देखते हैं, हम देखते हैं यार काश ये मेरे पास भी होता। हालांकि हमारी नीड क्या है? ये लोग कहते हैं कि हमारी नीड है फ्रीडम, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस। वो हमारी नीड है, ना कि ये साइकोलॉजिकल नीड जो ये टेलीविजन प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मास मीडिया के थ्रू ये लोगों के दिमाग में डाला जाता है और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो वो है आपकी कल्चर इंडस्ट्री, जहां पे ये सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो कल्चर इंडस्ट्री हो गया, ये मैंने आपको वर्क बता दिया। इसका एक और वर्क है, नेगेटिव डायलेक्टिक्स। ये 1966 में आया है। एक इसका एक और वर्क है, मिनिमा मोरलिया। ओ वो मनिया, ओ मोरलिया। तो मोरलिया, MORALIA, ये 1951 में आया है ना।
मिनिमा मुरलिया 1951 और आपका नेगेटिव डायलेक्टिक्स 1966। तो ये इसके कुछ वर्क्स है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। इसमें से कंसेप्ट भी निकल कर आया कल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो थियोडोर अडोर्नो था, ये एक पियानिस्ट भी था, म्यूजिक से भी ये रिलेटेड था। तो इसने थॉमस मन का एक नॉवल था डॉक्टर फॉस्टस, उस पे भी उसके साथ भी इसने कोलैबोरेट किया, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलो जी, थियोडोर अडोर्नो से हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, इनकी इंस्पिरेशन कहां से थी? जैसे इमैनुअल कांत है, फ्रेडरिक हीगल है, फ्रॉयड है, मार्क्स है, ये सारे लोग जो थे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं, इनकी कभी बात करूंगा मैं अलग से। तो इनसे ये लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलो अगला है हमारा मैक्स हॉर्खहाइमर। मैक्स हॉर्खहाइमर मैंने आपको बता दिया क्या उसकी स्पेलिंग है। मैक्स हॉर्खहाइमर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एक्लिप्स ऑफ रीजन। अब याद रखना है आपने, ये भी सेम ईयर में आया 1947 में, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, और वो डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट भी इसी टाइम पे आया। इसका एक एसे आप समझ सकते हो, एक कलेक्शन थी एसेस की, या फिर शायद ये एक पर्टिकुलर एसे है। तो इसका टाइटल है बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल साइंस। बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल साइंस। ये 1930 से 1938 तक चले ये एसेज वगैरह, ठीक है। तो एक्लिप्स ऑफ रीजन इसकी एक बुक याद रखनी है। एक आपने डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, इसकी सेम ईयर में पब्लिश हुई है, मैक्स हॉर्खहाइमर की मैं बात कर रहा हूं। और बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल साइंस आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर वो बात की है कल्चर इंडस्ट्री की, ठीक है। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूं। आजकल ऐसा हो गया है ना, ये लॉकडाउन चल रहा है, स्टेशनरी की शॉप्स भी बंद है, मार्कर भी लास्ट बचे हैं, दो मार्कर लास्ट बचे हैं, पता नहीं कब तक चलते हैं, देखते जब तक चलेंगे तब तक हमारे लेक्चर भी चलेंगे, जब मार्कर खत्म हो जाएंगे तो लेक्चर भी बंद करने पड़ेंगे। और रास्ता ही क्या है, स्टेशनरी खोल नहीं रही है, हार्डवेयर खोल दिया है हमारे स्टेट में, ठेके खोल देंगे, ये इनका क्या है, लेकिन स्टेशनरी नहीं खोलेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ काम करेंगे ही नहीं ये लोग। चलो जी, अब आगे चलते हैं वॉल्टर बेंजामिन पे। वॉल्टर बेंजामिन, अभी जो वॉल्टर बेंजामिन है, इसके मैं आपको कुछ वर्क्स भी बताऊंगा, ठीक है। वॉल्टर बेंजामिन भी एक जर्मन स्कॉलर था, ठीक है। इसके वर्क्स, पहले इसकी एक टर्म की बात करते हैं, ऑरेटिक परसेप्शन। ये कहता है कि एस्थेटिक एक ऐसी फैकल्टी है हमारी जिसकी वजह से हम ये सीख जाएंगे कि हमने मिथ्स को कैसे अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो ऑरा से वो उसका मतलब है मिथ मतलब पुराने जैसे महाभारत है, उस टाइम के जो आइडियाज थे, उन सारी चीजों को जब इंपॉर्टेंस हम देने लग जाएंगे, उनको हम अप्रिशिएट कर रहेंगे, वो वाली एक एस्थेटिक फैकल्टी। एस्थेटिक होता है ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एस्थेटिसिज्म में थियोडोर अडोर्नो का भी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो वो भी एस्थेटिक थियरी में उसका भी एक नाम है। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल एक क्रिटिकल स्कूल था, ठीक है, सोशल थियरी का एक स्कूल था, आपने ये याद रखना। फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिन राइटर्स की मैं बात कर रहा हूं, ऑरेटिक परसेप्शन, ठीक है। अब इसका एक वर्क है द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर। द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर 1923 में ये बुक आई है, ठीक है जी। और इसका अगला है द वर्क ऑफ आर्ट इन द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1936, ठीक है जी। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1936 किसका है? वॉल्टर बेंजामिन का। ऑरेटिक परसेप्शन आपने इसके एक टर्म याद रखनी है, ठीक है। और इसकी ये बुक द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ, ये आपने याद रख लेना है। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है और इनके वर्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक दो राइटर और है, उनकी मैं वर्क भी बताऊंगा। तो ये जो बंदा था वॉल्टर बेंजामिन, बेचारा बेंजामिन, शायद गधे का भी नाम है उसमें, जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत सीनियर गधा था ये, है ना। तो वो भी आपने देख लेना। तो इसने सुसाइड किया था, ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना, जो याद करने वाली चीज़ है। चलो जी, अब मैं आपको बताऊंगा हर्बर्ट मर्क्यूज। हर्बर्ट मर्क्यूज का भी काफी बड़ा नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल में।
देखो कई बार राइटर्स के नाम याद करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल के सारे राइटर्स के नाम पता है, उसके बाद आते हैं उनके वर्क्स, वो पता है तो और भी अच्छा है। तीसरे लेवल पे आते हैं उनकी टर्म्स जो होती है, ठीक है, कंसेप्ट जो होते हैं, उनके आइडियाज जो होते हैं। तो आपने अगर आपको लगता है कि भाई यार क्या क्या बोल रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो इतना याद रखना, अगर आपने राइटर्स भी इसके याद कर लिए तो वो भी आपको एक क्वेश्चन सही करवा सकता है, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट मत करना किसी भी चीज को, ठीक है। हर्बर्ट मर्क्यूज रीजन एंड रेवोल्यूशन, पहले हर्बर्ट मर्क्यूज का मैं नाम लिख दूं, इसकी एक बुक है रीजन एंड रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक है जी, 1941। फिर इसका आता है एक एरोस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वन डायमेंशनल मैन, वन डायमेंशनल मैन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी मैं एक बार डेट चेक कर लूं, 1955 में ये आया है और 1964 में ये आया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने लेक्चर पूरा याद किया होता है और कई बार अगर मुझे डाउट हो तो बेटर है कि मैं चेक कर लूं, कहीं ऐसा ना मैं आपको गलत डेट बता दूं, है ना। चलो जी, अगला जो इंसान है जर्गन हैबरमैस, बस 2 लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों ने, इनके नाम याद कर लेना, इनके वर्क्स के नाम याद कर लेना। जर्गन हैबरमैस, ठीक है जी। अब इसका एक वर्क है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा मैं इतना ही लिखता हूं, आगे आपको ऐसे बता देता हूं। इसका है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, क्योंकि मेरे मार्कर खत्म होने वाले इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं ना। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1962 में ही पब्लिश हुआ, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। जागन से आप इसको याद रख सकते हो ऐसी निमोनिक बना के, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पब्लिक स्फीयर जो भी है। उसके बाद आता है एरिक फ्रॉम, अगला जो इसमें राइटर है एरिक फ्रॉम, FROMM, ठीक है जी। एरिक फ्रॉम ने फ्रीडम के बारे में कुछ लिखा है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ठीक है जी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, लास्ट वर्ड लिख ही देता हूं, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ठीक है जी। ये भी 1941 में आया है। ये हो गए जी लोग, हमने किस किस की बात की, थियोडोर अडोर्नो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैक्स हॉर्खहाइमर जिन्होंने मिलकर एक वर्क लिखा है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, और उनकी मिलकर एक टर्म भी है कल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात की, उसके बाद हमने बात की वॉल्टर बेंजामिन की, उसके मैंने आपको वर्क बताए, जो ट्रांसलेटर करके एक वर्क है, एक उसका जो हमारा मैकेनिकल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक वर्क है, टाइटल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसने सुसाइड की थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की हर्बर्ट मर्क्यूज की, ठीक है, और फिर हमने बात की जर्गन हैबरमस की, फिर बात की हमने एरिक फ्रॉम की। तो ये जो लोग हैं ये आपने याद रख लेना है, और जो जो मैंने वर्क्स आपको बताए एटलीस्ट इतने वर्क्स तो आप याद कर ही लेना, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा, फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलो जी, तो और तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बता सकता हूँ। एस्थेटिक थियरी, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, एस्थेटिक थियरी थियोडोर अडोर्नो का एक वर्क है, मैंने आपको बताया था कि एस्थेटिक में इसका नाम आता है थियोडोर अडोर्नो का। तो एस्थेटिक थियरी एक बुक है जो 1970 में उसके मरने के बाद पब्लिश हुई है, तो वो भी उसकी एक बुक है एस्थेटिक थियरी, ये भी आपने लिख लेना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है आज के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए। इसके बाद देखते हैं, अभी मार्क्सिज्म से मैं अटैच कर रहा हूँ ये वाली वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, मार्क्सिज्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं लोग, है ना। बाकी इस पे देखते हैं, 1-2 राइटर्स अगर बच जाएंगे तो और वीडियो बना लेंगे, नहीं तो अब कुछ और नया शुरू करेंगे इसके बाद। तो हमारा मार्क्सिज्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, शायद 1-2 राइटर्स बचते हैं। जॉर्ज लुकाच आपने देख लेना है, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो इनको पढ़ लेना आपने, जॉर्ज लुकाच, LUCAS इस तरह की स्पेलिंग है। एक आपने पियरे मैचरी और बोर्ड्यू, ये 2 लोग, और वो जॉर्ज लुकाच, इन 3 लोगों को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है अगर मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और इस टफ टाइम में ना मजे करो, कुछ नहीं है, इट शैल पास टू। बाय।